कहानी स्नेहा की जुबानी। मैं इंटरनेशनल फैशन शो इवेंट अटेंड करने आई थी। एक एक करके मॉडल रैंप में चल रही थी। हमारी कंपनी एसके इंडस्ट्रीज एक कपड़ों की काफ़ी फेमस ब्रांड है। इस इवेंट में हिस्सा लिया था। मेरे सेक्रेटरी आशुतोष ने कहा, सर अजीत कपूर ने आपको आज फैमिली डिनर में इनवाइट किया है। कहा आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ डिस्कस करनी है। मैंने कहा ठीक है। आशुतोष के मुंह से सर अजीत कपूर सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरे पापा नहीं है, मेरी फैमिली जो मुझसे सालों से बात नहीं करती और ना ही मिलती है। आखिर उन्होंने कॉल किया, जरूर कुछ ज़रूरी बात होगी। पर क्या मैं हैरान थी। अपनी कंपनी से निकलने के बाद मुझे करीब आधा घंटा लगा वहां पहुंचने में। वहां पहुंचने के बाद हेड बटलर मुझे डाइनिंग हॉल में लेकर आए। यहाँ बड़े से टेबल पर सब बैठे हुए थे। सबसे बीच में सर अजीत कपूर और उनकी दाईं साइड में उनकी पत्नी मिसेस अनीता कपूर बैठी हुई थी और उनके बगल में उनका बेटा कमल कपूर बैठा हुआ था। जो सीट अजीत कपूर के बाएं में थी, वहां पर वह इंसान बैठा करती थी। यह सोचते ही उनकी यादें मुझे आ गई, जब इस सीट में बैठकर हंसा करती थी और मजाक किया करती थी, और अभी उनकी परछाई कहीं न कहीं मुझ में है। मैं फिर उन अपराधियों को देखा। मेरे पापा और उनकी पत्नी बिना किसी अफसोस या अपराध बोध के बैठे हुए थे। वह सीट जो मेरे पापा के ठीक उल्टी साइड में थी और उनसे सबसे दूर थी, वहां आकर मैं बैठ गई। चलो आखिरकार तुम आ गई। मुझे लगा था हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए। मेरी पापा ने ठंडी आवाज में मुझे ताना मारा। तब तो यह आपके लिए सम्मान की बात है कि आप मेरे साथ डिनर कर रहे हैं, वह भी उम्मीद से पहले। मैंने कहा, बेहुदा, तुम अभी भी नहीं बदली। मेरे पापा ने गुस्से से कहा। स्नेहा, क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? उनकी पत्नी ने कहा। वहीं कमल मेरी ओर चिंतित होकर देखने लगा। बस एक यही है, मेरा सौतेला भाई, जिससे मेरे संबंध इतने मजबूत है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं खूनी के साथ कैसे बात करूं? बताइए। आप लोग शायद भूल गए होंगे, क्योंकि इस बात को 11 साल हो गए हैं, पर मैं नहीं भूली। यह कहकर मैं चम्मच रखकर उठकर जाने वाली थी कि मेरे पापा की आवाज से मैं रुक गई। मैंने तुम्हें आज इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम बैठ जाओ, पापा ने काफी कठोर आवाज में कहा। तो मैं दोबारा बैठ गई। उनसे पूछा, क्या बात है? पापा ने कहा, तुम्हें ओबरॉय परिवार के बारे में तो पता है। मास्टर अमन ओबरॉय, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ, उनकी नाती के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है, दीपक ओबरॉय। उन्होंने कहा है जिस तरह से तुम बिजनेस करती हो, उन्हें तुम पसंद हो। तुम्हारी सहायताओं के लिए वह तुमसे काफी खुश है और कहा है उनके नाती के लिए तुमसे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। मैंने हाँ कर दी है। तो अब फैसला हो गया है, तुम ओबरॉय परिवार में शादी करोगी। मैंने कहा, पापा आप जरूर मजाक कर रहे हैं। आपको यह किसने अधिकार दिया मेरी शादी के बारे में फैसला लेने का? मैंने उदासीनता पूर्वक आवाज से अपने गुस्से को काबू करते हुए उन्हें कहा। मेरी सौतेली माँ और सौतेला भाई हम दोनों के गुस्से देखते हुए बीच में कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे। पापा ने कहा, क्यों नहीं, भले ही तुम मुझे अपने पिता का सम्मान दो या ना दो, पर तुम मेरी बेटी हो और हम एक परिवार हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं फैसला ले सकता? और तुम्हें पता है कि हर एक लड़की ऐसा मौका पाने के लिए जान तक दे सकती है, ओबरॉय परिवार से शादी करने के लिए। और दीपक उनका इकलौता उत्तराधिकारी है। फिर पूरा देश तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। समझ नहीं आता तुम्हें? तुम बहुत किस्मत वाली हो जो अमन ओबरॉय ने तुम्हें खुद चुना है। मेरे पापा उनकी तारीफ करने लगे। मैं हंसने लगी। कहा, आपने चुना है, फिर यह लड़का भी आप जैसा ही होगा जिससे मैं सबसे नफरत करती हूँ। पापा ने जोर देते हुए कहा, तुम अफवाहों पर क्यों ध्यान देती हो? तुम यह देखो, सीईओ बनने के बाद उसने क्या क्या अचीव किया है। बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड हासिल किया है। बेस्ट बिजनेसमैन है, सबसे अमीर है और मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। तुम यह क्यों देख रही हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ? मैंने अपने पापा को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं आप जैसा अपनी जिंदगी में किसी को नहीं चाहती जो अंदर से गैर जिम्मेदार हो। मेरी बातों से सब शांत हो गए। थोड़ी चुप्पी के बाद मेरे पापा ने कहा, मुझे परवाह नहीं है तुम क्या सोचती हो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है तो उससे शादी करोगी। और मैंने ना कहा, इसका मतलब ना है पापा। मैंने कहा। मैं अपने छोटे भाई को देखते हुए खड़ी हो गई। पापा ने कहा, अगर तुम जो चीज सालों से ढूंढ रही हो उसे मैं दे दूं, उसके बदले में तब भी नहीं? मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, मेरे पास वह चीज है जो तुम सालों से ढूंढ रही हो, यही मतलब है।
यह सुनते ही मैं उनके पास चली गई। कहा, कहाँ है वह, आप मुझे दीजिए। मेरे पापा ने कहा, मैं तुम्हें वह चीज जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ओबरॉय परिवार में शादी करनी होगी। मैंने हंसकर कहा, आप तो पक्के बिजनेसमैन हैं। कहानी दीपक की जुबानी। मीडिया ने मुझे कई नाम दिए हैं, बेस्ट बिजनेसमैन, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। इसके बावजूद भी मैं प्ले बॉय हूँ। औरतें मेरे ऊपर ऐसे आती है जैसे कीड़े मकोड़े। कभी कभी उन लोगों का अटेंशन पाना अच्छा लगता है, कभी कभी काफी परेशानी होती है इन्हें हैंडल करने में। मुझे अच्छे से पता है औरतें मुझे देखकर अट्रैक्ट होती हैं, मेरी बॉडी को देखकर, मेरे पैसों को देखकर, मेरे स्टेटस को देखकर, क्योंकि मैं एक ओबरॉय परिवार का इकलौता उत्तराधिकार हूँ। मुझे या मेरे दिल को जानने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि यह औरतें बस लालची है, बनावटी है, जो मेरे अंतर मन को नहीं छू सकती। फिल्म खत्म करने के बाद अपने कार से मैं सीधे अपने ऑफिस में पहुंचा। मेरी सेक्रेटरी डॉली से मैंने कहा कि मेरे असिस्टेंट अजय को बुला दो। उसने कहा, श्योर सर, कहकर वो मेरे सामने ऐसे झुकी कि उसके बड़े गले के नीचे से मुझे उसका सीना नजर आया। मुझे यह सारी चीजें पसंद नहीं है। मैंने कहा, डॉली, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यह पिछले 2 महीने से मेरी सेक्रेटरी है और कई बार उसने मुझे ऐसे साइन दिया। मैं हर बार अनदेखा किया था, पर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने पूछा, क्यों सर? मैंने कहा, घबराओ मत, तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में इसकी वजह लिख दी जाएगी। उसके बाद मेरा असिस्टेंट आया और मैं उसके साथ अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगा। मैं घर आकर भी काम में डूबा हुआ था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो देखा मेरे दादाजी थे। पिछले 1 हफ्ते से मैं उन्हें नहीं देखा था। मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, दादाजी, यह तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ आए हुए हैं? मेरा इकलौता नाती पिछले 1 हफ्ते से मुझे मिलने नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि उससे मिलता हूँ। तुमने कुछ खाया? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम नहीं खाओगे बेटा, तुम हमेशा काम में डूबे रहते हो, इसलिए मैंने अपने पर्सनल स्टाफ से बोलकर तुम्हारी पसंदीदा चीज बनवा कर लाया हूँ। अपनी फैमिली मेंबर को ऐसे पाकर मेरे अंदर की हृदयहीनता थोड़ी कम हो गई। मैं उनको देखकर मुस्कुराने लगा। दादाजी मेरे तरफ देखने लगे। मैंने कहा, दादाजी, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, दादाजी, इसके अलावा मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। अपना काम और लड़कियां जो खुद को मेरे ऊपर निछावर करती है। मेरी लाइफ काफी अच्छी है। मैंने अपने दादाजी को एक कड़वी मुस्कुराहट दी। मैं जानता हूँ मैं कितना अकेला हूँ। मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला जब मैं छोटा था, जिसने मुझे एक भावनाहीन, दया और प्रेम विहीन एक ठंडा इंसान बना दिया। दादाजी ने काफी सीरियस तरीके से मुझे देखते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है दादाजी? मैंने पूछा। बेटा, मुझे एक परफेक्ट लड़की मिली है तुम्हारी शादी के लिए, और मेरा विश्वास करो, यह लड़की तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। वह खूबसूरती के मामले में सबसे ऊपर ही नहीं बल्कि एक सफल उद्योगपति है, और वह अपने लोगों से प्यार और उनका देखभाल करती है। मैंने फैसला किया है, तुम्हें इससे शादी करवाऊंगा। तुम राजी हो? सही कहा ना? दादाजी ने काफी सीरियसली पूछा। मैंने कहा, दादाजी, मैं अभी किसी ऐसे कमिटमेंट में नहीं जाना चाहता। मेरी जिंदगी में बस काम और मजे हैं। मुझे प्लीज बख्श दे। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम अपने पापा की तरह इन औरतों के साथ घूमते फिरते रहोगे और कभी शादी नहीं करोगे? हमारा इतना बड़ा एम्पायर तुम्हारे बात कौन हैंडल करेगा? क्या तुम यह कह रहे हो कि कभी फैमिली फॉर्म नहीं करोगे? दादाजी ने पूछा। मैंने कहा, दादाजी प्लीज, मैं शादी नहीं करूंगा और बच्चे के लिए सरोगी से यूज करूंगा। दादाजी ने कहा, क्या तुम अपने पापा की गलतियां जिंदगी भर ढूंढना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं दादाजी, मेरे अतीत की वजह से नहीं, बल्कि मैं शादी नहीं करना चाहता। दादाजी ने कहा, नहीं, इस बार नहीं, तुम शादी करोगे तो उसी लड़की से करोगे, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने कहा, दादाजी, आप कैसी बातें कह रहे हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे आपकी बात मंजूर है। दादाजी ने पूछा, फिर तुम इस लड़की से शादी करोगे? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सीधे उससे शादी करूंगा। मैं उस लड़की को देखना नहीं चाहता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है दादाजी। मैंने मन ही मन सोचा, ना ही मुझे इस शादी से कोई मतलब है, ना ही उस लड़की से। बस मैं अपने दादाजी को खुश करना चाहता हूँ। मैं ओबरॉय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में 66वें फ्लोर पर बैठा हुआ था, अपने काम में मुंह घुसाया हुआ था कि तभी विनोद अंदर आया। मैंने एक बार उसे बिना किसी भाव के देखा और फिर अपने काम में लग गया। वह मेरे सामने आकर सोफे में बैठ गया।
कहा कल पार्टी में क्यों नहीं आए। मैंने कहा मेरे पास इस बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास करने के लिए काम है। बेवकूफ़ की तरह इधर उधर घूमने का मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा तुम दिन भर काम करते हो बिना आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान देकर। मुझे सच में स्नेहा पर दया आ रही है। इतनी खूबसूरत और मासूम फूल तुम जैसे दानव द्वारा नष्ट हो जाएगी। दादाजी ने बताया है उन्होंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय की है। मैंने पूछा स्नेहा? उसने कहा अब यह मत कहो कि अपनी होने वाली दुल्हन का तुम्हें नाम तक नहीं मालूम है। क्या बकवास है। सच में भाई, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना कर दो। पहले से ही बहुत सारे आदमी हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं तुमसे ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। क्या तुम उस लड़की के बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं हो जिससे तुम शादी कर रहे हो? मैंने उसका नाम लिया। स्नेहा? नाम तो काफी अच्छा है, विनोद ने जारी रखा। मैं उसे एक बार मिला था पिछले महीने एक बिजनेस मीटिंग में। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सब अमीर लड़कों को चूमने में लगी हुई थी, पर वह इकलौती थी जो कोने में बैठकर अपनी वाइन शांति के साथ पी रही थी। जितने भी आदमी थे सब उसे देख रहे थे और उसके करीब जाना चाहते थे, पर उसकी ठंडी प्रतिक्रिया के कारण किसी ने भी हिम्मत नहीं की। मुझे दूसरों से उसके बारे में पता चला था। ना सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है बल्कि अपनी कंपनी के नाम में कई सारे एनजीओ चलाती है और वीकेंड में आकर उन लोगों की खबर भी लेती है। वह जिंदा देवी है। मैं और विनोद बचपन से दोस्त थे, कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई थी। मैंने कहा विनोद अगर तुम्हें यह लड़की इतनी पसंद है तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा अगर मैं कर सकता तो कर लेता, पर मेरी किस्मत में वह नहीं है, वह तुम्हारी किस्मत में है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम मुझे एक अच्छी भाभी देने वाले हो। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मिस स्नेहा कपूर 24 साल की, खुद के दम पर बनी मिलीनियर, एसके इंडस्ट्रीज की मालकिन, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। कहानी स्नेहा की जुबानी। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और आज मेरी शादी का दिन है। मेरी शादी की गाउन शहर के फेमस डिजाइनर ने बनाया है और इसके पीछे ओबरॉय फैमिली ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। यह बस सम्मान देने के लिए उन्होंने किया क्योंकि वेडिंग ड्रेस 10 मिलियन से भी ज्यादा का है। हालांकि मैं इस ड्रेस से इतनी खुश नहीं हूँ, पर इसे पहनकर मैं नाजुक कच्ची कली लग रही हूँ। मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। तभी मेरी सौतेली माँ अनीता कपूर मेरे कमरे में आई। सबको बाहर भेजकर मेरे ड्रेस ठीक करने लगी। मुझे देखकर कहा मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है बेटी। मैंने कहा काश मैं भी यही कह सकती, पर आप मेरे पापा के सामने हमेशा अच्छे बनने की एक्टिंग करती रहती हैं। अनीता ने कहा तुम पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती? मैंने कहा मैं आपके अपराध कैसे भूल सकती हूँ और पापा मुझे वह चीज़ कब देंगे? उन्होंने वादा किया था, इस वजह से मैं यह शादी कर रही हूँ। यह यहाँ है इस बॉक्स में, लेकिन अपना वादा मत तोड़ना। इस बॉक्स के मिल जाने के बाद तुम्हें शादी करनी होगी, पापा अंदर आते हुए कहे। मैंने कहा मैं आप जैसी नहीं हूँ जो वादा तोड़ दूंगी। आज मेरी सारी जिम्मेदारियाँ यहीं खत्म होती हैं और अब आप लोग बाहर जाएं और मुझे अकेला छोड़ दे। जब मैं वह बॉक्स खोली तो उसमें मेरी माँ की डायरी और सोने की पेंडेंट थी। मेरी माँ की यादें अब धुंधली होने लगी है। उनकी तस्वीर देखकर मुझे वो उष्मा का एहसास नहीं हो पाता। शादी में सारे मेहमान आ चुके थे। राजधानी के बड़े बड़े हस्ती इसमें आए हुए थे, सारे मीडिया वाले। मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी की खबर ने कई लोगों का दिल तोड़ दिया था और हमारे कपूर परिवार, जिसका नाम इतना नहीं था, अब शादी के लिए हमें जाना जा रहा था। वेडिंग गाउन काफ़ी भारी भारी थी, इसलिए मैं उसे हल्का सा उठाकर धीरे धीरे चलकर अजीत कपूर के पास आ गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर धीरे धीरे मंडप की ओर जाने लगे। मैं अपने पापा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर से चल रही थी और दूर मेरा होने वाला पति खड़ा था। मैंने धीरे से अपना चेहरा नीचे से ऊपर उठाया। पहले उसके चमकदार जूते दिखे, ऊपर उसके एब्स और सीना दिखा और जब मैं उसका चेहरा देखा मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी नजरें उसकी जीवित नीली आंखों में खो गई, जैसे मैंने आज तक नहीं देखा था।
उसकी सम्मोहित करने वाली नीली आंखें सूरज के नीचे चमकने वाले गहरे समुद्र के रंग का था। ऐसा लग रहा था नीले समुद्र में मैं डूब रही हूँ। चाहे मैं कितनी भी खुद को बचाने की कोशिश करूं, भले ही उसकी नज़र बिल्कुल भावनाहीन थी और ठंडी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ईमानदारी नजर आ रही थी और मैं उसमें ऐसे सम्मोहित हो रही थी कि मेरा गला सूखने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सामने जो आदमी खड़ा है उसके बारे में जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। यह देखने में उन प्लेबॉय जैसा नहीं लग रहा या फिर उन लड़कों जैसा जो सभ्य नहीं होते। पहला ख्याल जो मेरे मन में आया वह उन सभी आदमियों से सबसे अधिक हैंडसम है जितनों से मैं आज तक मिली हूँ। 6 फुट 7 इंच का यह आदमी जिसके लंबे लंबे पैर है और बहुत हल्की सी मसल है, के मीडियम साइज के काले बाल जिसमें मुझे अपनी उंगलियां डालने का मन कर रहा है और उसके चेहरे पर ऐसे शिल्पकारिता है जैसे खुद भगवान ने उसे बनाया हो बिना किसी त्रुटि के। यह आदमी खतरनाक है। उसकी मर्दानगी चीख चीख कर कह रही है कि यह पापी है। उसके चेहरे में कोई भाव नहीं है और मुझे आंखें छोटी करके देख रहा है। एक अपरिचित झंझनाहट मेरे रीढ़ की हड्डी से दौड़ती हुई ऊपर की ओर उठी और मेरे हाथों में पसीने आने लगे। जिंदगी में पहली बार इतनी घबराहट अनुभूति की। मेरे पेट में कुलबुली मचने लगी। जैसे मैं उसके और करीब आने लगी वह मुझे घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है। उसकी आंखों से मुझे उसकी अनिच्छा का पता लग रहा है। इस शादी के लिए इच्छुक नहीं है जैसे कि मेरे साथ है। क्या इसे भी जबरदस्ती फोर्स किया गया? पर क्यों? यह सोचकर मुझे थोड़ा दुख पहुंचा। इन सब ख्यालों को पीछे छोड़ने के लिए मैं गहरी सांस ली और एक नकली बिजनेस की मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। यह शादी अच्छे से कट जाएगी क्योंकि उसे भी मुझसे शादी करने का मन नहीं है। मेरे पापा ने मेरा हाथ दीपक के हाथ में रख दिया। मेरे हाथ बिल्कुल ठंड थे जबकि उसके हाथ गर्म थे। जैसे हमारे हाथ आपस में मिले, इस प्रतिक्रिया से मैं अपना हाथ पीछे करना चाहती थी, पर दीपक ने जल्दी प्रतिक्रिया दिखाई और मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैं इस घटना से बिल्कुल चौंक उठी। उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं भाग जाऊंगी? यह सुनकर दीपक ने अपनी आंखें छोटी कर ली और मेरे पर्दे को ठीक करते हुए कहा, अपने शब्द वापस लो। क्या कपूर परिवार तुम्हारे भागने की कीमत चुका पाएगा? तो इतना अहंकार इसके परिवार के रगों में दौड़ता है। मैंने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई थी। सोचा पर यह भी तो वही चाहता है कि शादी ना हो, फिर मुझे अपने शब्द वापस लेने को क्यों कह रहा है? लोग सोच रहे थे कि हम नए जोड़े एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही शुभ मुहूर्त आया पुरोहित ने अपना काम शुरू कर दिया। कहानी दीपक की जुबानी। उसने अपनी शपथ काफी दृढ़ता के साथ ली। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा यह जवान है। इसका गोरा और नाजुक चेहरा अभी किसी बच्चे जैसा है। यह काफी सुरूपा है और मेरे इतने करीब है कि मैं उसके शरीर की जैस्मिन की खुशबू सूंघ सकता हूँ। उसके चेरी जैसे होठों की मुस्कान मेरी सांसें ले रही थी। उसकी चमकदार बड़ी बड़ी भूरी आंखें उजाले में मन मोह ले रहे थे। वह बेहद खूबसूरत है, किसी के भी होश उड़ा दे। इतने लंबे बाल कमर तक आ रहे हैं, देख कर ही उसे छूने का मन कर रहा है। चेहरे में बेहद मासूमियत है और आंखें बेहद पवित्र है। मेरी दुल्हन जिसे मेरे दादाजी ने चुना है इतनी मासूम लग रही है जबकि हमारी उम्र में बस 3 साल का फैसला है। आखिरकार जब हम अंगूठी पहनाने का समय आया मैंने उसका हाथ छोड़ा। जब उसे अंगूठी पहनाने गया देखा उसकी हथेली के पीछे पूरा लाल हो गया। मेरे छूने पर इतना गहरा दाग कैसे हो सकता है? क्या यह इतनी नाजुक है? स्नेहा ने भी अपने हाथ के वह निशान पर गौर फरमाया और जब मुझे अंगूठी पहनाने गई उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं समझ गया कि यह लड़की सिर्फ कच्ची कली नहीं बल्कि गुस्से वाली भी है और बदला लेने वाली भी। आखिरकार होस्ट ने कहा, दुल्हा दुल्हन को किस कर सकता है। मैंने उसकी बादामी चमकती आंखों में देखा। उसके होंठ मुझे आकर्षित कर रहे थे और फिर मैं वही किया। अपना सर झुकाकर उसके होठों में अपने होंठ रख दिए। स्नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद उसने आंखें बंद करके वह किस महसूस करने लगी। मैंने बहुत भद्र किस किया था। धीरे धीरे अपने होंठ हिला रहा था और उसका दिव्य स्वाद ले रहा था। मैं इससे कभी नहीं थकूंगा। यह बिल्कुल दिव्य है। यह काफी खतरनाक है। मुझे इससे दूर रहना होगा। और उसके बाद लोगों ने ताली बजाया
और हम धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए। फिर मैं उसके कानों में आकर पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद आया? अगर नहीं आया तो मैंने गलती की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसने अपना सर उठाकर मेरी आंखों में देखा और कहा, नहीं, यह बस इतना अचानक था और प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना। मैं उसके कानों में फुसफुसा कर कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कहानी स्नेहा की जुबानी। और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी थी। एसके इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर और उग्रा ग्रुप के बड़े एग्जीक्यूटिव थे। दीपक के दोस्त भी आए थे, पर मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरी बेस्ट फ्रेंड को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे देश में जाना पड़ा था। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती थी, पर हाँ, वह आज आएगी थोड़ी देर से। सब खत्म होने के बाद जब मैं उसके विले में आई तो ओशन विला लंदन में स्थित उसका 3 मंजिला विला था। वहाँ खड़ी खड़ी मैं शानदार नज़ारे देखने लगी। रास्ते भर में हमारे बीच में खामोशी थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने कहा, इस घर में घुसने से पहले हम संधि कर लेते हैं। उसके मेंशन में प्रवेश करने से पहले मुझे सब कुछ साफ बता देना है। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि यह हम दोनों के लिए नाम के वास्ते शादी है। यह एक जबरदस्ती की शादी है और तुम्हारी भी आंखों से मुझे सब पता चल चुका है। मैंने जोर डाला, तुम बहुत स्मार्ट हो मुझे ऐसे पकड़ने के लिए। उसने मुस्कुराया। मैंने शुरू किया, पहले तो हमारे पास अपना अलग अलग कमरा होना चाहिए। दूसरा, हमारी कंपनी अलग अलग है, इसलिए जो मेरा है वह मेरा है, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है। भले ही हमारा तलाक हो जाए, हम एक दूसरे के कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं मांग सकते। तीसरा, मुझे पता है तुम फ्लर्ट टाइप के लड़के हो और अपनी ज़रूरत के लिए खुद पर काबू नहीं रख सकते, ठीक मेरे पापा की तरह। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बारे में पता लगे। जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है, तुम्हें अपने अफेयर करने से पहले सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि अगर मीडिया में कुछ रिपोर्ट किया, हमारा यह कॉर्पोरेशन वहीं खत्म कर दिया जाएगा। और साथ ही तुम किसी औरत के साथ जितना भी प्यार से क्यों ना पेश आओ, मैं उसे इस घर में कभी भी लाने की अनुमति नहीं दूंगी। चौथा, चूंकि हमारी शादी नाम के वास्ते है, एक दिन हमें वह इंसान मिल जाएगा जिसके लिए किस्मत ने हमें बनाया है। एक बार हमें अपना सच्चा प्यार मिल जाए। अगर कोई एक पार्टी डिवोर्स के लिए बोलता है, दूसरा मना नहीं कर पाएगा। मैंने एक सांस में ही सारी शर्तें सुना दी। दीपक ने अपने सम्मोहित करने वाली नीली आंखों से मुझे देखते हुए पूछा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊं? यह सुनकर मैं अपनी आंखें छोटी की। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मायने नहीं रखती। यह मेरे लिए काफी मुश्किल है, किसी के प्यार में ऐसे ही गिरना। इस आदमी को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो यही अच्छा रहेगा मिस स्नेहा कि तुम मेरे प्यार में मत पड़ना, उसने मेंशन की तरफ जाते जाते कहा। दीपक एक हृदयहीन रहस्यमय बिजनेस टाइकून है। बचपन में उसके साथ बहुत कुछ गुजरी थी, इसलिए वह कभी भी किसी के करीब नहीं जाना चाहता था। क्या होगा जब उसकी जिंदगी कपड़े की इंडस्ट्री की रानी स्नेहा, जो खुद ही हृदयहीन है, दोनों के रास्ते आपस में टकराएंगे? क्या स्नेहा उसकी इनसिक्योरिटी से बाहर निकाल पाएगी, या फिर वह बर्फ की रानी का दिल को पिघलाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने।